Hello everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I am Neha, your polity teacher. एंड ये जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 2 है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। इसके पहले हमने बात की थी कितने प्रकार की कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के, किस तरीके से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की फ्रेमिंग होती है, कौन सी ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को फ्रेम करती है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये बातें हमने देखी थी। आज हम लोग बातें करने वाले हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, जिसमें कि एक एग्जाम्पल हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया भी था, जिसका नाम था नीति आयोग। नीति आयोग का अगर हम क्विक रिवीजन करें तो इसका फॉर्मेशन हमें इन द ईयर 2015 देखने को मिला एंड नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग के जो मेन फंक्शंस होते हैं वो फेडरलिज्म को बढ़ाना होता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी प्रमोशन हमें देखने को मिले। ये बातें हम कर चुके थे। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से। इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। फिर हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। देन वी विल गो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम शॉर्ट में एनजीटी के नाम से जानते हैं। फिर हम देखेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की क्या इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है। देन वी विल सम अप द क्लास फॉर द डे। सो विदाउट डिलेइंग फर्दर, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फॉर द डे। हम लोगों ने नीति आयोग डिस्कस कर लिया था, अब हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। अगर मैं बात करूं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के फॉर्मेशन ईयर की, कौन से ईयर में इसका फॉर्मेशन हुआ, सो इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1952 बाय एन एग्जीक्यूटिव एक्शन टू इन्वॉल्व स्टेट्स इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे इनका जो फॉर्मेशन हमें देखने को मिला नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का 1952 में देखने को मिला। एंड क्यों मिला, क्यों फॉर्मेशन किया गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, ताकि जो स्टेट्स हैं उन्हें भी प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जा सके। कंट्री को लेके जो डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही है, जो प्लानिंग चल रही है कि हाँ हमें देश को इस तरीके से डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है, बदलाव की ओर लेके जाना है, भविष्य में अपने देश को प्रोग्रेस की ओर लेके जाना है, उस पूरी प्लानिंग में जो स्टेट्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट किया जा सके, स्टेट्स का भी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिले। इस चीज़ के लिए, इस एम के लिए यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया। अगर मैं बात करूँ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन से लोग हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, देन यूनियन मिनिस्टर्स, देन उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स। हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो नीति आयोग के मेंबर्स होते हैं वो भी हमें यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में देखने को मिलते हैं। अब ये सभी लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से देश को हमें डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है, किस तरीके से हमें प्रोसेस को फॉलो करना है, इन सारी ही चीज़ों को ये सब मिलके डिसाइड करते हैं। अब ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ना, इसका फॉर्मेशन का जो मेन एम था वो ये था कि स्टेट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए देश के डेवलपमेंटल प्रोसेस में, ताकि जो स्टेट्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे देखने को मिले। It plays a pivotal role in approving 5-year plans and fostering collaboration between states and the centers. अब देखिए जो 5-year प्लान्स होते हैं, 5-year प्लान्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए जो 5-year प्लान्स हैं कुछ पर्टिकुलर गोल्स को डिसाइड करते हैं। बेसिकली मेजरली ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि अपने देश में हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे लाना है। हर 5-year प्लान्स में कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को डिसाइड किया जाता है कि इस 5 ईयर में हम इस जगह पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे वर्क करने वाले हैं, ताकि कंट्री का, देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद जो सेंटर और स्टेट के बीच के कोलैबोरेशंस देखने को मिलते हैं ना, दोनों ही मिलके कभी कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। तो इस तरीके के जो कोलैबोरेशंस होते हैं वो भी हमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंडर ही देखने को मिलते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का आई रियली होप कि आपको रोल समझ में आया हो। इसका फॉर्मेशन 1952 में हुआ
एंड इस एजेंडा के साथ हुआ जिससे कि हम जो स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं बेसिकली, उनका इन्वॉल्वमेंट हमारे देश के डेवलपमेंटल प्रोसेस में, जो डेवलपमेंट की ओर ले जाने वाले प्रोसेस है हमारे देश को, उसमें हम अपने देश के स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट यानी कि पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें। इस चीज़ के लिए, इस एम के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया था। फिर हमने बात की मेंबर्स की। मेंबर्स हमें देखने को मिले प्राइम मिनिस्टर एंड जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ आवर स्टेट्स एंड जो नीति आयोग के मेंबर्स होते हैं, वो सभी यहाँ मिलके आपस में काम करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, जो कि है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, शॉर्ट फॉर्म इज CVC। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की यदि मैं बात करूं तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हमें 1964 में देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? व्हाट वाज द नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? क्या ज़रूरत थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के फॉर्मेशन करने की? चलिए देखते हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड टू कॉम्बैट करप्शन इन गवर्नमेंट बॉडीज़। गवर्नमेंट बॉडीज़ जो होती हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो होती हैं, इसमें करप्शन को रोकने के लिए, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का फॉर्मेशन किया गया था। इट फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट वॉचडॉग ओवरसीइंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू करप्शन एंड केसेस इन्वॉल्विंग पब्लिक ऑफिशियल्स। अब जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं, उनके लिए ये एक वॉच डॉग का काम करते हैं एंड ये इंडिपेंडेंट होके वर्क करते हैं। बेसिकली ये नज़र रखे हुए होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे, कि कहीं वो अपने जॉब में, अपने काम में किसी प्रकार का करप्शन तो नहीं कर रहे। एंड अगर उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई केस चल रहा है करप्शन को लेके, ब्लैक मनी को लेके, तो ये उस चीज़ पर भी नज़र रखे हुए होते हैं, उस चीज़ को भी पूरे तरीके से गो थ्रू करते हैं कि हाँ, इस ऑफिसर पे ये केस चल रहा है, क्या ये केस फेयर एंड सही तरीके से हो रहा है या नहीं, या ये ऑफिसर यहाँ पे भी तो करप्शन करके छूटने की कोशिश नहीं कर रहा। ये जो केस लगाया गया है इस ऑफिसर के ऊपर, या जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है इस चीज़ को लेके, वो सही तरीके से हो रही है या नहीं। ये सारी ही बातों का ध्यान सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो रखते हैं। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊँ कि इनका क्या काम है, तो ये नज़र रखने के लिए होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे या फिर पब्लिक ऑफिशियल्स पे कि ये किसी भी तरीके का करप्शन अपने ऑफिस में ना करें। करप्शन से बचाने के लिए, करप्शन करने से रोकने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था इन द ईयर 1964। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, जिसे हम शॉर्ट में NHRC भी बोलते हैं। अब ये जो NHRC है ना, इसका हमें फॉर्मेशन 1993 में देखने को मिला अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। अब इसके लिए एक एक्ट का इंट्रोडक्शन किया गया था जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इन द ईयर 1993। इस एक्ट के अंदर ही एक प्रोविज़न था कि हमें एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का फॉर्मेशन करना है जिसका नाम होने वाला है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, यहाँ पे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या होने वाला है। ह्यूमन राइट कमीशन मतलब ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लोग होंगे ना, NHRC के लोग होंगे, ये किसके लिए काम करने वाले हैं? ह्यूमन राइट्स के लिए, यानी कि मानवाधिकार के लिए ये लोग काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे इट एम्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट वायलेशन एंड रिकमेंड मेजर्स टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे इनके क्या काम होंगे? पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो यही होगा कि ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, बचाने वाले हैं। देन इसके बाद अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, हनन होता है, तो उस चीज़ में भी यही लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हाँ भाई किस तरीके से वायलेशन हुआ है, किस हिसाब से ह्यूमन राइट जो है उसे वायलेट किया गया है, क्या यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, जिस इंसान का ह्यूमन राइट वायलेट हुआ है उसे कितना भारी नुकसान सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लोग। एंड ये लोग गवर्नमेंट को भी मेजर्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है। बेसिकली ये सजेशंस देंगे, आइडियाज़ देंगे गवर्नमेंट को कि आपको इस तरीके से जो ह्यूमन राइट्स हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया के, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। यस, लेट्स कंटिन्यू। सो हमने बात की अभी तक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के बारे में। अब हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में, जिसके शॉर्ट में हम NCW के नाम से भी जानते हैं।
तो यहाँ पे भी आपको पता चल रहा होगा नाम से ही, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो अब ये किसके हित में काम करेंगे, किसके फेवर में काम करेंगे? ऑफ कोर्स वुमेन के फेवर में। तो अगर हम बात करें इसका फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन हुआ था 1992 में। क्यों हुआ था? टू एड्रेस इशू रिलेटेड टू वुमेन्स राइट, औरतों के अधिकार के लिए, वुमेन्स के राइट के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे नेशनल कमीशन का फॉर्मेशन किया गया। अब मैंने इतने बड़े बड़े भारी शब्द तो बोल दिए, वुमेन्स राइट, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, अब ये सब होते क्या हैं? चलिए समझते हैं। वुमेन्स राइट मतलब समाज में, सोसाइटी में, आज से अगर हम थोड़े टाइम पहले की बात करें तो इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता था। वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा हद तक टॉर्चर किया जाता था, इग्नोर किया जाता था। जो वुमेन्स के बेसिक राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स की अगर मैं बात करूं, या फिर बेसिक नीड्स होती थी, उन्हें इग्नोर किया जाता था। सोसाइटी में जो रिकॉग्निशन, जो इक्वल स्टेटस, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन्स को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलती थी। तो सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में वुमेन की कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए एंड किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन से वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, NCW का फॉर्मेशन किया गया, ताकि हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके, जेंडर के बेसिस पे किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को ना मिले, लड़के और लड़की के बीच का जो भेदभाव होता है वो देखने को ना मिले, औरतों के जो अधिकार होते हैं उन्हें मिले, उन्हें उनके किसी भी अधिकार से वंचित ना रखा जाए, दूर ना रखा जाए। इन सारी ही बातों का ध्यान रखने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन जो है अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपने जीवन यापन के लिए सक्षम बन सके, इन सभी बातों का ध्यान रखने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW का फॉर्मेशन किया गया 1992 के टाइम पर। अब यहाँ पे क्या काम देखने को मिलने वाले हैं? हमने ये तो देख लिया कि ये सारे इनके एम हैं। अब ये वर्क कैसे करेंगे? दे प्रोवाइड रिकमेंडेशंस ऑन लीगल एंड पॉलिसी मेजर्स फॉर वुमेन्स वेलफेयर। अब जो पॉलिसीज़ बनती हैं वुमेंस को लेके, या फिर जो लीगल रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वुमेंस को लेके, उन सभी पे ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेंगे कि हाँ भाई, आप इस लॉ को इस तरीके से बनाइए तो वुमेंस के लिए बेनिफिशियल होगा, इस पॉलिसी को आप इस तरीके से फ्रेम कीजिए, इस पॉलिसी में आप इस तरीके से वर्क कीजिए, तो ये वुमेन के लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। ये सारी ही रिकमेंडेशंस कौन प्रोवाइड करेगा? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW। बेसिकली इनका जो मेन एम होगा, मेन गोल होगा इन वर्क करने का, वो यही होगा कि ये वुमेन्स के फेवर में, महिलाओं के फेवर में काम करने वाले हैं, ताकि समाज में, सोसाइटी में महिलाओं को, वुमेन्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, किसी तरीके के जेंडर इनइक्वालिटी होती है सोसाइटी में वो उन्हें फेस ना करनी पड़े, उनके जो अधिकार होते हैं वो मिले, और समाज में महिला सशक्तिकरण को, वुमेन्स एम्पावरमेंट को और ज़्यादा प्रमोशन मिले। फिर इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के बारे में हम बात करने वाले हैं। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो फॉर्मेशन था वो इन द ईयर 2010 हमें देखने को मिला। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा। अब बात करेंगे कि इनके क्या फंक्शंस है भाई। NGT वाले लोग हैं वो क्या करने वाले हैं, वो किस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे? सो दे विल डील विथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, फॉरेस्ट को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल लॉज। इट इंश्योर्स टाइमली एंड इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ इन्वायरमेंटल केसेस। देखिए भाई, ये जो NGT वाले लोग होंगे ना, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज़, हम किस तरीके से अपने पेड़ पौधों को बचा सकते हैं, उनका बचाव कर सकते हैं, उनका रख रखाव बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एंड किसी भी इन्वायरमेंटल लॉ को लेके, जैसे बहुत सारे फॉरेस्ट लॉ होते हैं, बहुत सारे एरियाज़ को वो नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल सिटीजन्स के लिए बंद किया जाता है, वहाँ पे सिटीजन्स का जाना अलाउ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे हमें इन्वायरमेंटल लॉज इंडिया में देखने को मिलेंगे कि इस तरीके के पेड़ को आप नहीं कट कर सकते, यहाँ तक का एरिया फॉरेस्ट का है, यहाँ तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लॉज हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड अपने इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो अगर उन इन्वायरमेंटल लॉज को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मान लीजिए किसी ने फॉरेस्ट के एरिया पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, किसी स्टेट ने
फॉरेस्ट के जो बाउंड्रीज है उसे क्रॉस करके वहाँ पे हाईवे का फॉर्मेशन कर दिया, रोड का कंस्ट्रक्शन कर दिया, किसी इंडस्ट्री किसी फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से उस लॉ का वायलेशन हो जाता है। तो इस तरीके के कोई भी डिस्प्यूट्स अगर चल रहे हैं तो वहाँ पे रिजॉल्व उन्हें कौन करने वाला है, ये सारे ही केसेस को रिजॉल्व कौन करेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी इन सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली वही लोग सॉल्व करेंगे, एनजीटी के जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वही इन सारे डिस्प्यूट्स को, इन सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। एंड देन इसके बाद ये इंश्योर करते हैं कि सही समय पर और इफ़ेक्टिव तरीके से जो इन्वायरमेंटल केसेस हैं वो सॉल्व हो जाएं। मतलब बहुत लंबे लंबे टाइम तक वेट ना करना पड़े। अगर आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया है, ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस को फॉलो करता है। अगर आपने एक बार कोर्ट में कोई केस फाइल कर दिया तो वो केस सालों सालों तक चलता ही रहता है। तो ऐसा कुछ ना हो, इन्वायरमेंट का इशू है, काफ़ी सेंसिटिव इशू है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे जो केसेस हैं वो टाइमली और इफ़ेक्टिवली सही समय पर और सही तरीके से सॉल्व हो जाएं। इस चीज़ को भी कौन इंश्योर करेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देन इसके बाद हम बात करेंगे हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये जो हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेशलाइज्ड गवर्नेंस में। स्पेशलाइज्ड गवर्नेंस का मतलब दे एड्रेस स्पेसिफिक इशू दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माइट नॉट कवर एडिक्वेटली। यहाँ पे देखिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कुछ ऐसे इश्यूज़ पे काम करती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स पे काम करती हैं जिनके बारे में शायद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सही तरीके से या फिर एकदम अच्छे प्रॉपर मैनर में उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाए, रिजॉल्व नहीं कर पाए। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिलाओं के अधिकार में, महिलाओं के सशक्तिकरण में जिस तरीके से नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वर्क करता है, सारे फंक्शंस को, ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करता है, शायद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन चीज़ों को लेके वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस तरीके के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मेंशन हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता, संविधान में देखने को नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। दे प्रोवाइड फोकस, एक्सपर्टीज एंड रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। अब जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि नीति आयोग जो है ना, इसी तरीके की रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऐसे ही रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेंगी जिससे कि डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके, बेहतर हो सके। बेसिकली जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, क्वालिफाइड लोग होते हैं, वही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के मेंबर्स होते हैं एंड वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। तो जिस तरीके के रिकमेंडेशंस वो प्रोवाइड करने वाले हैं, उससे जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव ही होती है, बेहतर ही बनती है। देन जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, ये बहुत सारे राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत से राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे कि हमने देखा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है यहाँ पे। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यहाँ पे महिलाओं के अधिकार को प्रोटेक्ट करने की, बचाव प्रोवाइड करने की, प्रदान करने की बातें की जाती हैं। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं ना, राइट बेस्ड गवर्नेंस की बात करती हैं, यानी कि अधिकार के ऊपर जो बेस्ड गवर्नेंस होती है उसकी बात करती हैं, और ये ट्रांसपेरेंसी की भी बात करती हैं। यहाँ पे जो काम होता है ना, वो आपको एकदम क्लियर देखने को मिलेगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का करप्शन या फिर गलत डिसीजन मेकिंग आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में देखने को नहीं मिलेगी। ये सारी बातें तो अब हमने कर ली। अब हमने यहाँ पे जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बात किया, टोटल 6 बॉडीज़ की हमने डिस्कशन किया। अब कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको यहाँ पे एक आसान सी ट्रिक प्रोवाइड कर दूँ ये सारी ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को याद करने के लिए? तो अच्छा लगेगा। आई नो दैट इट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू लर्न ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इन अ ईजी वे। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिक टू लर्न ऑल दीज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। Yes, so now we will learn about the important tricks that are helpful for you to learn all these examples of non-constitutional bodies. But one thing I would like to tell you over here is that these are not all the non-constitutional bodies that are mentioned in our Indian polity. We have to learn some more non-constitutional bodies. These are just some examples of non-constitutional bodies that are important for us. So if you want to learn all the non-constitutional bodies with these kind of easy tricks, so you should visit the website of Brainipedia Skills. There you will find the complete course of Indian polity by me. So
let's get back to the trick. Here, the trick is noble new ninjas navigate complex nation. नोबल न्यू निंजास जो होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नेशन को नेविगेट करते हैं. नोबल से आप याद रख सकते हैं नीति आयोग, न्यू से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, निंजास से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेविगेट से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कॉम्प्लेक्स से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशन से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. तो ये थी हमारी आज की इजी ट्रिक, जिससे आप ये सारी ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जिनके बारे में हमने अपने दोनों ही वीडियोस में डिस्कस किया, उन्हें आप लर्न कर सकते हैं. आई रियली होप कि आपको ये ट्रिक समझ आई हो. नाउ आई वांट टू हैव अ क्विक रिविजन ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में क्या क्या बातें डिस्कस करी, क्या क्या चीज़ें देखी, ये मैं चाहती हूँ कि हम एक बार क्विकली रिवाइज़ कर लें ताकि आपको सारी ही चीज़ें समझ में आ जाएं. पहले हमने बात की थी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बेसिकली वो बॉडीज़ होती हैं जिनके बारे में अपने संविधान में हमें कोई भी बातें देखने को नहीं मिलती. इनके बारे में किसी भी आर्टिकल में, किसी भी पार्ट में, किसी भी स्केड्यूल में आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी. तो फिर सवाल ये उठता है कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है. इनका फॉर्मेशन होता है या तो किसी एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट के द्वारा, या फिर किसी भी प्रकार के रिजोल्यूशन के द्वारा. बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे इनका फॉर्मेशन करने वाली है ताकि वो किसी स्पेसिफिक इशू को एड्रेस कर सके, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, या फिर उनकी जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उन्हें फुलफ़िल कर सकें. फिर हमने की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी बॉडी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इनका जो क्रिएशन होगा ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाएगा, पार्लियामेंट में कराया जाएगा, ना कि इनके बारे में आपको संविधान में कोई बातें देखने को मिलेंगी. संविधान में इनके बारे में कोई मेंशन, कोई जिक्र आपको देखने को नहीं मिलेगा. देन हमने देखा था यहाँ पे इनकी पावर्स के बारे में कि इनकी पावर्स जो होती हैं वो काफ़ी लिमिटेड होती हैं. वहीं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगी उनकी पावर्स आपको अनलिमिटेड देखने को मिलेंगी. देन इसके बाद हमने देखा कि इनके जो फंक्शंस होंगे, जो बाउंड्रीज होंगी, जो वर्क क्राइटेरिया होगा, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होगा, डिफाइन कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर एक्ट या फिर रिजोल्यूशन के द्वारा, जिनके द्वारा यहाँ पे हमें इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी. फ्लेक्सिबिलिटी में हमने देखा कि हमारी जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे हम इसे अबॉलिश भी कर सकते हैं. यहाँ पे हम इसके मेंबर्स को बढ़ा या घटा भी सकते हैं, मतलब इसे रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं. वहीं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, यहाँ पे हम इतनी आसानी से ये सारे चेंजेस नहीं कर सकते हैं. तो जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है ना, ये चेंजेस को आसानी से अडॉप्ट कर लेती हैं, आसानी से चेंज कर देती हैं. फिर हमने देखा नीति आयोग के बारे में, कुछ एग्जांपल्स की बात की हमने कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होते हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं. हालांकि ये सारे ही एग्जांपल्स कंप्लीट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर नहीं करते. ये सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया. पहले हमने बात की नीति आयोग के बारे में. देन वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स फंक्शन एंड वर्किंग. कब फॉर्मेशन हुआ? 2015 में. किसे रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को. फिर हमने देखा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में. कब फॉर्मेशन हुआ? 1952 में. एंड यहाँ पे इनके कुछ मेंबर्स के बारे में हमने देखा कि यहाँ पे मेंबर्स रहने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड नीति आयोग के मेंबर्स. फिर हमने देखा यहाँ पे जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ना, ये 5 ईयर प्लान्स को अप्रूव करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड स्टेट और सेंटर के जो कोलैबोरेशंस होते हैं, जो दोनों के मिला के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, दोनों कंबाइन होके किसी प्रोजेक्ट पे, किसी भी चीज़ पे वर्क अगर कर रहे हैं, तो उस चीज़ को बेहतर बनाने का काम भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती है. फिर हमने बात की थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि CVC के बारे में. यहाँ पे हमने देखा कि जो CVC है इसका फॉर्मेशन हमें 1964 में देखने को मिला. एंड इसका जो मेन मोटिव था वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स या फिर पब्लिक ऑफिशियल्स के बीच में जो करप्शन चलता है उसे रोकने का था. ये नज़र रखे हुए होते हैं, ये एक तरीके से वॉच डॉग होते हैं जो कि 24/7 सारे ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पब्लिक ऑफिशियल्स पे नज़र बनाए हुए होते हैं कि कहीं वो किसी प्रकार के करप्शन को तो हवा नहीं दे रहे हैं.
फिर हमने बात की थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के बारे में, जिसका फॉर्मेशन हमें 1993 में देखने को मिला। अभी जो NHRC है ना, इन्होंने बेसिकली ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया, प्रोटेक्ट किया, एंड किसी भी तरीके के ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। फिर गवर्नमेंट को भी इन्होंने सजेशंस दिए कि आप जो ह्यूमन राइट कमीशन ह्यूमन राइट्स जो हैं, मानवाधिकार जो हैं, उन्हें किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फिर हमने बात की नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW के बारे में, जिसका फॉर्मेशन हमने 1992 में देखा। यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे किसके बारे में काम करने वाले हैं, वुमेन्स के बारे में, वुमेन्स के डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए। फिर हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में देखा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसका फॉर्मेशन हमें 2010 में देखने को मिला। इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का काम कौन करेगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की इम्पोर्टेंस को देखा, कैसे ये स्पेशलाइज्ड गवर्नेंस में काम करते हैं, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड जो राइट्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। फिर एट द एंड हमने देखी एक छोटी सी ट्रिक, ताकि हम इन सभी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के नामों को आसानी से याद कर सकें, कुछ लंबे टाइम तक मेमोराइज कर सकें। फिर दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये सारी ही चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरीके से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, ये किस तरीके से वर्क करती हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के, वो हमने आज डिस्कस किए। आई रियली होप कि आपको ये सारी ही बातें समझ में आई हों। अगर आपको ये सारी ही बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। And if you want to learn the Indian polity just like this in an interesting manner with such kind of interesting tricks to learn these concepts, you should visit the website of Brainipedia Skills. There you will find the course of Indian polity by me. Apart from that, you will also get some interesting notes of Indian polity, because I love teaching Indian polity and I really hope that you guys also like to learn Indian polity by me. Till then, stay healthy and stay happy, because that's the most important thing. Thanks for watching.